नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। हमने पिछले दिनों बीयरिंग कंपनी के बारे में एक वीडियो बनाया था और बीयरिंग में एक छोटा-सा मेटल का पार्ट होता है जिसका नाम आप में से अधिकतर दर्शक जानते भी नहीं होंगे। लेकिन इस पार्ट के बगैर कोई भी बीयरिंग काम नहीं करेगी और कोई भी कार नहीं चलेगी, कोई फैन मूव नहीं करेगा और किसी भी प्रकार की जो मोटर है वो चलेगी नहीं। और ये जो छोटा-सा पार्ट है इसकी ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की एक कंपनी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। कंपनी का नाम है हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर हर्षा इंजीनियर्स लिमिटेड की जो बिजनेस मॉडल है वो किस प्रकार का है, किस प्रकार से ये वर्ल्ड की बड़ी-बड़ी बेयरिंग कंपनीज को ये छोटा-सा मेटल पार्ट सप्लाई कर रही है और किस प्रकार से वो जो वर्ल्ड की लीडिंग बेयरिंग कंपनीज हैं, वो इसके ऊपर यानी इस कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है उस छोटे से मेटल पार्ट के लिए। और इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के अध्ययन करने का अनुरोध हमें श्री प्रकाश चौधरी जी से प्राप्त हुआ है। तो हमेशा की तरह वीडियो की शुरुआत करते हैं कंपनी के इतिहास से। तो देखिए, कंपनी ने अपनी जो शुरुआत की, इनफॉर्मली शुरुआत जो की वो 1972 में की। 1986 में इन्होंने एक लिमिटेड कंपनी की स्थापना की जिसका नाम रखा गया हर्षा इंजीनियर्स लिमिटेड। और उसके बाद 2010 में इन्होंने एक जॉइंट वेंचर स्थापित किया, एक जर्मन कंपनी जिसका नाम था अबेकस सोलर एजी। तो वो जो कंपनी थी उसके बीच में और जो हर्षा इंजीनियर्स जो है उसके बीच में एक जॉइंट वेंचर बना और ये जॉइंट वेंचर का जो उद्देश्य था वो ये था कि सोलर ईपीसी जो है ना उसके काम को निष्पादित किया जाए, उसके काम को एग्जीक्यूट किया जाए, वो ठेके लिए जाए। इसके बाद 2017 में जो हर्षा इंजीनियर जो ओरिजिनल कंपनी थी उसने ये इनका जो जॉइंट वेंचर था इसमें जर्मनी की जो कंपनी थी उसका पूरा हिस्सा खरीद लिया। और 2020 में ये जो दोनों काम है यानी ओरिजिनल जो इनका काम था हर्षा इंजीनियर्स वालों का, वो और ये सोलर ईपीसी वाली जो कंपनी थी जिसमें हर्षा इंजीनियर्स ने 100% इक्विटी 2017 में ले ली, तो 2020 में इन दोनों कंपनी को मर्ज कर दिया गया और ये जो है उस कंपनी का नाम बदलकर हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड रख दिया गया। अब सितंबर 2022 में इनका आईपीओ आया, 330 रुपए पर शेयर पे इन्होंने शेयर दिया और आज का अगर भाव देखें तो 418, 19, 20 के आसपास इस कंपनी का भाव है। तो लगभग 4 साल में 5 से 6% का रिटर्न दिया है। एसपी इंटरेस्ट से थोड़ा सा ज्यादा, सेविंग्स बैंक का जो इंटरेस्ट होता है थोड़ा सा उससे ज्यादा रिटर्न दिया, कोई खास रिटर्न इन्हें इस कंपनी ने निवेशकों को दिया नहीं है। अब इसके बिजनेस सेगमेंट के बारे में बात करते हैं, आखिर कौन कौन से क्षेत्र में ये काम करती है। तो देखिए, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में इतिहास के बारे में बताया, तो वो इतिहास से ही इनके दो सेगमेंट निकल के आते हैं। एक इनकी जो लीगेसी काम है, जो पुराना समय से ये काम करते आ रहे हैं, जिसमें इनकी इंजीनियरिंग एक्सपर्टाइज है वो बियरिंग गेज बनाने की, और जो दूसरा इन्होंने जो जॉइंट वेंचर किया था तो वो सोलर ईपीसी वाला काम है, वो भी ये करते हैं। तो दो बेसिकली इस कंपनी के कामकाजी हिस्से हो गए। एक जो मेजर रेवेन्यू जिनका जो इनका 89% रेवेन्यू आता है वो आता है बियरिंग गेज बनाने का। इसके अलावा ये थोड़ी प्रिसिशन इंजीनियरिंग और करते हैं, डिटेल में मैं बताऊंगा आपको कि छोटा मोटा और क्या काम ये करते हैं। तो इंजीनियरिंग वाला जो काम है, बियरिंग केज बनाने वाला जो काम है, वहां से 89% रेवेन्यू आता है। और जो सोलर ईपीसी है और उसकी जो मेंटेनेंस है, O&M जिसको बोलते हैं, तो वो वहां से जो रेवेन्यू इनका आता है वो लगभग 11% आता है। अब देखिए, पहले ये समझ लेते हैं बेयरिंग केज क्या होता है और क्यों ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बेयरिंग का। तो देखिए, क्या होता है कि आपने बॉल बेयरिंग जो होती है, बॉल बेयरिंग का उदाहरण लेते हैं। तो बॉल बेयरिंग में होता क्या है कि आपने अंदर बॉल बेयरिंग देखी हो तो उसके अंदर छर्रे होते हैं, और वो जो छर्रे होते हैं ना वो एक केज के थ्रू एक एक इस तरह की एक लॉक समझ लीजिए आप। तो वो एक जाल टाइप होता है, उसके थ्रू वो आपस में एक दूसरे से सेपरेटेड रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि बियरिंग की जो परफॉर्मेंस है ना वो प्रॉपर रहती है। आगे और मैं थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा, पहले इसको एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, जैसे आप एग्स लाते हैं दुकान पर जाके, अगर आप एग्स लाते हैं तो अगर आपने एग्स का वो रैक देखा हो तो उस रैक में क्या होता है, अंडे, हर एक अंडे को रखने के लिए एक पर्टिकुलर जगह होती है। उससे क्या होता है, उसको कैरी करना आसान होता है और अंडे एक दूसरे से टकराते नहीं है। अगर आप जैसे मान लीजिए आपने उससे ये कहा दुकानदार से, भाई मुझे 4 अंडे दे, तो 4 अंडे आपको रैक में नहीं देता वो, तो वो आपको क्या करता है, थैली में बांध के देता है, थैली में भर के देता है। अब वो थैली को जब आप लेकर जाते हैं तो आप किस चीज़ का ध्यान रखते हैं घर पे ले जाते वक्त कि भाई ये अंडे जो है ना आपस में टकरा के टूटे नहीं।
और एग्जैक्टली यही पर्पस जो है वो बीयरिंग केज का होता है। होता क्या है, जो बीयरिंग के अंदर जो बॉल्स डलती हैं वो अगर बीयरिंग केज है उनको बांध के नहीं रखा जाएगा, एक मेटल का एक छोटा सा पार्ट होता है तो वो जाल टाइप होता है, तो अगर उस जाल से बांध के नहीं रखा जाएगा तो होगा क्या, वो सारी गोलियां जो है ना, छर्रे जिनको बोलते हैं बॉल बेयरिंग में, तो वो जो छर्रे हैं ना वो एक दूसरे के आसपास आ जाएंगे और जो बाकी जगह है वो खाली रह जाएगी। और जैसे ही आपने ये खाली जगह छोड़ी, वहां पर होता ये है कि जो लोड होता है, मतलब थोड़ी सी इंजीनियरिंग टर्मिनोलॉजी आप ये समझ लीजिए, उनको दूर दूर जब रखा जाता है तो वो प्रॉपरली काम करती है बीयरिंग। और अगर उनको वो छर्रे आपस में एक दूसरे के पास आ जाते हैं जो बीयरिंग अनबैलेंस हो जाएगी, सामान्य भाषा में बता रहा हूं। तो अब आप ये कह सकते हैं कि ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई, ये मेटल केज यानी कि बीयरिंग में जो बॉल्स होती हैं उसको सेपरेट करने के लिए ऐसा कोई जाल बनाते हैं, तो ये तो कोई भी बना देगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बीयरिंग की पूरी जो जान होती है वो इस बात पे निर्भर करती है कि बीयरिंग में जो छर्रे हैं, जो बॉल्स हैं, अगर बॉल बीयरिंग है तो बॉल्स हैं, अगर रोलर बीयरिंग है तो रोलर है। तो उसमें ज़्यादा जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, सिंपल सी बात है, जो उसके अंदर बॉल या रोलर जो भी लगा हुआ है उनको सेपरेट अगर आपने प्रॉपरली नहीं किया तो बीयरिंग की जो एफिशिएंसी है वो बहुत कम हो जाएगी, बीयरिंग प्रॉपरली काम नहीं करेगी, तो बीयरिंग का पर्पज ही पूरा डिफीट हो जाएगा, आप ऐसे समझ लीजिए। अब आप ये कहेंगे कि बीयरिंग केज क्या हर बीयरिंग में लगता है या हर तरह की बीयरिंग में लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, होता ये है कि जो हाई स्पीड जहां पर आती है, हाई स्पीड और रिलेटिवली लो लोड, ठीक है, वहां पर हाई स्पीड वाली जगह, लो लोड वाली जगह, कंपैरेटिवली लो लोड जहां पर झेलना होता है, जैसे फैंस में हुआ, मोटर्स में हुआ, कार में हुआ, अपने डे टू डे जितने भी अपन इस्तेमाल करते हैं मोटर्स, उसमें जो बेयरिंग्स होते हैं वो उनमें बेयरिंग केज लगता है। लेकिन एक साइज से बड़ी होने के बाद या हाई इंडस्ट्रियल जो बेयरिंग्स होती है उसमें आवश्यक नहीं है कि बॉल बेयरिंग्स में केज हो। तो ये जो हर्षा इंजीनियर्स हैं ये ग्लोबली ग्लोबली जो बीयरिंग बनाने वाली कंपनीज हैं उनको केज, मेटल केज सब बीयरिंग सप्लाई नहीं करता, मेटल केज सप्लाई करता है, जिसके थ्रू वो बॉल या रोलर्स जो है ना एक दूसरे से अलग रहते हैं और बीयरिंग प्रॉपर फंक्शन करती है। अब ये कई तरह के केज बनाते हैं, अलग अलग डिजाइन के केज बनाते हैं, और वो जो डिजाइन है बीयरिंग के केज की डिजाइन है वो हर एप्लीकेशन के हिसाब से डिफरेंट होती है। तो ये जो है ब्रास के, ये स्टील के और पॉलीएमाइड के भी बेयरिंग केज बनाते हैं। अब देखिए, जो ब्रास के हुए, स्टील के हुए, ये तो आप समझिए। पॉलीएमाइड जो है ना वो एक तरीके से बहुत ही लेमेंस लैंग्वेज में बोलूं तो प्लास्टिक टाइप की चीज है। वो जो प्लास्टिक की कुछ खास विशेषताएं होती हैं, पहली बात तो उसमें जंग नहीं लगता। भाई आप ऐसे जहां पर मड वगैरह आता हो या जहां पर कोरोजन का या जंग लगने का जो खतरा होता है वो ज्यादा हो, या बहुत ज्यादा शॉक्स वाली जगह हो, तो शॉक में जो मेटल होता है ना वो क्रैक होने का खतरा रहता है। लेकिन पॉलीअमाइड जो होता है ना वो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। तो आप समझ लीजिए कि ब्रास के, स्टील के और पॉलीअमाइड टाइप के ये तीनों तरह के ये बियरिंग केजेस बनाते हैं। इसके अलावा ये स्टैंपिंग कुछ प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। अब देखिए, बियरिंग केज की खास बात है कि बियरिंग केज वैसे जो होता है टोटल बियरिंग की कॉस्ट का जो जो उसमें वैल्यू है, यानी कि बियरिंग केज की जो वैल्यू है वो टोटल बियरिंग की 5% केवल वैल्यू होती है। लेकिन उसके बगैर बेयरिंग प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकता, और यही जो है वैल्यू प्रोपोजिशन है किसका, हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड का। अब ये हर्षा इंजीनियर जो हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड है, इसका जो है भारत में जो मार्केट शेयर है वो 50 से 60% है, और जो पूरे वर्ल्ड में ऑर्गेनाइज मार्केट में ब्रास, स्टील और पॉलीअमाइड वाले जो बियरिंग केज बनाने वाले हैं वहां पर 6.5% रेवेन्यू, 6.5% मार्केट शेयर है, जो किसी भी तरीके से छोटा मार्केट शेयर, वर्ल्ड के लेवल पर किसी भी तरीके से छोटा मार्केट शेयर नहीं कहा जा सकता। अब वर्ल्ड के जो टॉप मोस्ट बेयरिंग बनाने वाली 6 टॉप मोस्ट कंपनीज हैं, उन 6 टॉप मोस्ट कंपनी को ये बेयरिंग केज सप्लाई करते हैं। 5 कॉन्टिनेंट्स में लगभग 25 कंट्रीज में ये अपना माल सप्लाई करते हैं। और इनके जो क्लाइंट्स हैं अगर उनकी मैं बात करूं तो शेफलर, एजी, जेटी, ईकेटी, एनटीएन, एसकेएफ, एनएसके, टिमकेन,
ऐसी सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो इनकी क्लाइंट्स हैं और बड़े लंबे इनकी क्लाइंट से रिलेशनशिप है। दूसरी बात ये कि जो इंडस्ट्रीज जिनको ये सर्व करते हैं, मतलब जो बीयरिंग है वो जिस तरह की वो बीयरिंग्स वाली जो बीयरिंग्स है जिनमें केज जिस तरह के केज ये बनाते हैं उन वो किन किन इंडस्ट्रीज में काम आती है, तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में काम आती है, इंडस्ट्रियल यूजेस में काम आते हैं, विंड वाले बेयरिंग्स में काम आते हैं, रेलवेज में, एयरोस्पेस में काम आते हैं। लेकिन जो प्राइमरी इनका जो बीयरिंग केज है वो ज़्यादातर बीयरिंग्स जहाँ इस्तेमाल होते हैं, जहाँ ये जिनके लिए बीयरिंग केज सप्लाई करते हैं, हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड, वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज है, यानी कि इनका जो डिपेंडेंस है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के ऊपर ज़्यादा है। अब इनके रॉ मटेरियल की बात करें तो स्पेशल टाइप की स्टील है, ब्रास है, पॉलीअमाइड है, वो इनका जो टोटल इनका रॉ मटेरियल है। और ये ज़्यादातर जो इनका सोर्सिंग है वो इंडिया से करते हैं। इनके 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, एक जो जो 3 इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो इंडिया में है और एक चाइना में और एक रोमानिया में। अभी जो रोमानिया वाला जो प्लांट है वो एक्चुअली यूरोप को सर्व करने के काम आता है। यूरोप में जो कंपनीज हैं उनको बियर के सप्लाई करने के काम आता है। लेकिन ये वाली जो रोमानिया वाली इनकी जो कंपनी है, जो इनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो एक लॉस मेकिंग प्लांट है। 7500 से ज़्यादा इनके SKUs हैं। SKU का मतलब ये डिफरेंट टाइप्स के कितने केजेस ये बनाते हैं, तो ये 7500 से ज़्यादा बियरिंग केजेस ये बनाते हैं। और ये 20 मिलीमीटर से 2 मीटर डायामीटर तक के 2 मीटर डायामीटर तक के बेरिंग केजेस बनाते हैं। यानी अगर उसमें एक 6 फुट का आदमी जो मैं आपको 2 मीटर डायमीटर वाले बेरिंग केज की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर उसमें एक आदमी खड़ा होना चाहे तो आराम से वो 6 फुट का आदमी आराम से खड़ा हो सकता है। और उसके बाद भी लगभग उसके 6 से 8 इंच जो है वो उसमें जगह बच जाएगी। तो इतनी बड़े बड़े बेरिंग्स इतनी बड़े, पहली बात तो बेरिंग केज बेरिंग के अंदर लगता है, तो बेरिंग की जो साइज होगी वो और भी बड़ा होगा। तो इतनी बड़ी बेरिंग के लिए बेरिंग केज भी बनाते हैं। फिर चूंकि इनको वर्ल्ड वाइड 25 कंट्रीज में सप्लाई करना होता है, तो 20 इनके वेयर हाउसेज हैं जो अक्रॉस द ग्लोब जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, जहाँ से आसानी से इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से वो वेयर हाउस में माल चला जाता है और उसके बाद वो जिस ग्राहक को सप्लाई होना है, जिस कस्टमर को सप्लाई होना है, वहाँ वो पहुँच जाता है। इनके जो टॉप 3 कस्टमर्स हैं वो है टिमकेन, शेफलर, SKF। ये 3 जो इनके टोटल कस्टमर्स हैं वो 60 से लेके 75 तक परसेंट तक इनका रेवेन्यू देते हैं। यानी ये 3 के ऊपर, यानी क्लाइंट कंसंट्रेशन की अगर बात करें तो ये जो 3 कंपनी है, शेफलर, टिमकेन एंड SKF, यहाँ से इनका जो रेवेन्यू आता है वो 60 से 75% आता है। हाईली डिपेंडेंट है इन 3 कंपनीज के लिए। अब बात करते हैं कि इनकी R&D की। R&D का मतलब ये कि भाई जैसे मान लीजिए इनका कोई कस्टमर है, उसको एक स्पेशल टाइप की कुछ बेरिंग चाहिए। अब स्पेशल टाइप की जो बेरिंग होगा उसके लिए बेरिंग केज भी डिफरेंट आएगा। अब वो बेरिंग केज बनाने का जो सिस्टम है या उसकी मशीनरी है वो बाजार में अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि तो स्पेशल टाइप का आइटम है। तो उस तरीके की जनरल जो मशीनरी होती है वो तो मिल जाती है, लेकिन वो स्पेशल डिजाइन वाली जो मशीनरी है वो होती नहीं है। तो इनका क्या है, इनका खुद का एक R&D सेंटर है जहां पर ये वो जो टूलिंग जिसको बोलते हैं, मतलब वो किस तरीके से बनाया जाएगा, वो मशीनरी भी ये खुद डिजाइन करते हैं, इनके इंजीनियर्स खुद डिजाइन करते हैं और स्पेशल टूल्स क्रिएट करते हैं उस केज बनाने के लिए। और वहाँ से ये जो है अपने कस्टमर्स को कस्टमाइज सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट ये वैल्यू प्रोपोजिशन है और इसी कारण से इनके जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इनके क्लाइंट्स के साथ है। अब टोटल रेवेन्यू जिनका है उसका 58% जो है वो भारत के बाहर से आता है। 58% जो है वो भारत के बाहर से आता है, आउटसाइड इंडिया आता है। और उसमें जो मेन इनके जो सेगमेंट है, जो मेन इनकी ज्योग्राफी है जिनको ये सर्व करते हैं, वो चाइना और यूरोप है। और मात्र जो 42% है वो इंडिया से आता है। अगर इनके स्ट्रेंथ की बात करूं तो देखिए, जैसे मैंने बताया 50 से 60% इनका जो मार्केट शेयर है वो भारत में है। और भारत में बियरिंग केज बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। वर्ल्ड वाइड भी देखें तो 6.5% जो है वो इनका मार्केट शेयर है बियरिंग केज में। दूसरी बात ये 1972 से ये जो प्रोमोटर्स हैं ये काम कर रहे हैं, तो इस कंपनी के बारे में या इस बियरिंग केज के मार्केट में ये सब कुछ जानते हैं। तीसरी चीज़ ये लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है इनकी, और तभी ये जो है टॉप 6 कंपनीज को सप्लाई कर पा रहे हैं। लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप नहीं हो तो
इनके जो रेवेन्यू है बड़ा उठापटक वाला हो। वीकनेस की बात करें तो पहली चीज़ ये कस्टमर कंसंट्रेशन बहुत है। 60 to 75% जो इनका रेवेन्यू आता है वो टॉप 3 कस्टमर से आता है, जैसे मैंने आपको बताया। दूसरी बात ये कि ये जो डिपेंडेंट है ना वो मात्र एक प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है। ये प्रिसीजन इंजीनियरिंग में अब कोशिश कर रहे हैं घुसने की, मतलब और कंपोनेंट बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका जो डोमिनेंट प्रोडक्ट है वो मात्र एक है। दूसरी बात ये, तीसरी बात ये, जिनका तीसरा सेगमेंट है सोलर ईपीसी वाला सेगमेंट, वो जो है उसमें ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज बहुत सारे प्लेयर्स हैं, और वो केपेक्स इंटेंसिव है। यानी कि आप बड़ा प्लांट लगाने जाओगे तो आपको पहले पैसा लगाना पड़ेगा, उसमें 8-10 महीने, उस 10-12 महीने उसको सेटअप करने में लगेंगे। बड़ा प्लांट मतलब जितना बड़ा साइज होगा उस हिसाब से उनका टाइम ड्यूरेशन भी ज़्यादा होता है। तो है क्या, पहले पैसा लगाओ और उसके बाद वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन रिस्क, और पैसा आएगा नहीं आएगा बड़े चक्कर वाला काम है ये। तो इन्होंने ये तय कर लिया कि भाई हम जो है ना छोटे 10 से 20 मेगावाट वाले पावर प्लांट करेंगे, जिनको जो जल्दी से एग्जीक्यूट हो जाए और उससे हमारा जल्दी पैसा आ जाए, एग्जीक्यूशन रिस्क नहीं हो, पेमेंट डिले नहीं हो। तो छोटे पावर प्लांट पे इन्होंने कंसंट्रेट कर दिया है। लेकिन बात यह है कि वहां पर भी अनऑर्गेनाइज प्लेयर से इनको कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अब मार्केट कैप की बात करें तो 3900 करोड़ का, 3900 करोड़ का मार्केट कैप है। डेट टू इक्विटी जो है हर 100 रुपए की इक्विटी पर 27 रुपए कर्जा है, मैनेजेबल है। आरओई जो है 12% है, मिडिल रेंज में है, लोअर मिडिल रेंज में है। और जो पी है वो 25 का है। और 3 साल की सेल मात्र 6% बढ़ी है। 3 साल का जो प्रॉफिट है वो मात्र 8% का बढ़ा है। लेकिन पिछले 12 महीनों की परफॉर्मेंस जो है इनकी काफी ठीक सुधरी है। और ये जो है 16% पिछले 12 महीने में उनका रेवेन्यू बढ़ा है, और जो प्रॉफिट बढ़ा है वो 46% बढ़ा है। प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 75% होल्डिंग है, और काफी समय से यही 75% होल्डिंग ही है। एफआईआई के पास 2.37% है। पिछले क्वार्टर में 2% एफआईआई ने खरीदा है इसमें। और डीआईआई के पास 12.42 है, लगभग फ्लैट है। और पब्लिक के पास 10.21% है, जो 2% कम हुआ है। और ये 2% जो पब्लिक ने बेचा है इसको खरीदा है एफआईआई ने। तो अगर वीडियो को मैं समराइज करूं तो देखिए, ग्लोबल सप्लाई चेन में जो ये जो केज वाले जो मामला है, बेरिंग केज सप्लायर जो है, उसमें ये कंपनी बड़ी डोमिनेंट प्लेयर है। अच्छी कंपनी, इंजीनियरिंग कंपनी है। लेकिन देखिए बात ये, इसका प्रोडक्ट और क्लाइंट कंसंट्रेशन है ना, ये इस कंपनी के वैल्यूएशन को आगे नहीं बढ़ने देता। क्लाइंट भी ऐसी है, कैसे हैं, बड़े टॉप प्लेयर्स हैं, लिमिटेड प्लेयर्स हैं, और वो कभी भी अपने आप को शिफ्ट कर सकते हैं किसी दूसरी सप्लायर की तरफ। और इन्होंने क्या किया है, ये कंप्लीटली डिपेंडेंट है केवल एक प्रोडक्ट के ऊपर। तो अनलेस ये अपने आप को डाइवर्सिफाई करें, अपने आप के अपने प्रोडक्ट को प्रिसीजन इंजीनियरिंग में डाइवर्सिफाई करें, कैपेबिलिटी इनके पास है। अगर डाइवर्सिफाई कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल इनके कोई बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन के प्लान्स हैं नहीं। तो जब भी आप इस कंपनी को अध्ययन करें तो ये जो मैंने आपको एक फ्रेमवर्क दिया इसका अवश्य ध्यान रखें, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही कोई खरीदने बेचने का कोई निर्णय लें। मेरी इस शेयर में या अन्य शेयर में खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं है। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।